अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है अरसला ताहिर और मेरे साथ और मैं हूँ साद खान। और आज हम आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आए हैं कि जिसमें हम सोशल मीडिया के बारे में डिफरेंट स्टोरीज भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सोशल इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे, थोड़े हम ऐसे जो स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो वीकली स्पोर्ट्स के बारे में चीज़ें हो रही होंगी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो एनी अदर स्पोर्ट हो। उसके अलावा हम फिटनेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हेल्थ के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह हम कौन से न्यूट्रिशंस को लेकर अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। हम वेदर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आजकल कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे लोगों को अपने शो पर मद्दू करेंगे जो वर्ल्ड में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा बिजनेस लेकर आए हैं जिससे काम आसान हो रहा है, किसी भी ऐसी चीज़ की कोशिश करेंगे। उन लोगों को शो में मद्दू करेंगे, बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये आइडियाज़ उनके दिमाग में किस तरीके से आए, किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें सोचना शुरू की और कौन सी चीज़ उनको मोटिवेशन पैदा हुई किस चीज़ से। इसके अलावा हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस वायरल होती हैं, कौन सी वीडियो वायरल होती है, क्यों वायरल हो रही हैं, क्या वजूहात हैं। हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, हम टिकटॉक देखते हैं और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम जानेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं या ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं तो क्या वजूहात है, उनकी बैक स्टोरीज जानेंगे और भी उसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे आज के प्रोग्राम से। बल्कि आज क्या ये बताती चलूँ आपको कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन ये जो हमारी छुट्टी के दिन होते हैं ज़्यादातर, इसमें 4 से जो हमारा चाय का टाइम होता है, इस वक्त एक बड़ा अच्छा सा घरों में फैमिली टाइम होता है जो हम सब चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। और ये 2 घंटे बड़े ही शानदार भी गुजरें और साथ साथ कुछ ऐसे भी गुजरें जिससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कोई ना कोई ऐसी मालूमात जो पहले कहीं आपने ना सुनी हो, ना देखी हो। कोशिश यही करेंगे इस प्रोग्राम में आपको वो सारी चीजें सुनने को मिले और देखने को मिले जो आपके लिए आज पहली दफा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये वो दिन होता है कि जिस दिन वीकेंड्स होते हैं, तो इस दिन लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर बैठते हैं, चाय का एहतमाम किया जाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो अम्मी अब्बा हों, कोई भी हो, सब मिलकर बैठते हैं, चाय का एहतमाम करते हैं। तो हम उस टाइम पर आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जिसमें सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो, बात करने को, कुछ ना कुछ सीखने को हो। इसके अलावा और भी चीजों पर डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हेल्थ हमारे लिए, हम ये देखते हैं कि स्पेशली पाकिस्तानी आवाम को कि वो हेल्थ की फिक्र नहीं करती। वो ये नहीं देखते कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते। काफी ज्यादा यहाँ धूप होती है लेकिन लोग घर में रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। लोग घरों में रहते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं और धूप से बिल्कुल फायदा नहीं उठाते। तो हम डिफरेंट डॉक्टर्स को प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, डिफरेंट मेंटल इलनेस पर बात करेंगे, उसके साइकोथेरेपिस्ट को लाएंगे और उनसे जानेंगे कि जो हम आम बातों में डिस्कस करते हैं, डिप्रेशन जो हमारे मुल्क में माना नहीं जाता, तो हम उस पर बात करेंगे कि क्यों नहीं माना जाता, क्या वजूहात है कि अभी भी डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं समझा जाता, किस तरह से लोगों को ये बताया जाए कि एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। ऐसा नहीं कि इनका इलाज मुमकिन नहीं है। और ये सब कुछ इस शो के अंदर डिस्कस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जब आप इस शो से उठें, जब ये शो देखकर उठें, तो कुछ ना कुछ इससे सीख कर जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जो आप सीखें इस शो से और जो बच्चों को सिखाएं, बच्चों की तरबियत हो इस शो देखने से। और बताएं और क्या क्या चीजें, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं अरसला। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपने इंट्रो में इतना कुछ बता दिया है कि लोगों के अंदर ये तजस्सुस जरूर पैदा हो गया होगा कि अगले 2 घंटे होने क्या वाला है। बिल्कुल, काफी चीजें तो होने वाली हैं। अभी हम सारी चीजें तो नहीं बता सकते। हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट आएंगे जिनको हम लाइन अप करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे बहुत से उनकी जो मालूमात है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो उनके कई सालों के एक्सपीरियंस है, 10 15 सालों के एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इतने सालों में क्या सीखा और हम आने वाली जनरेशन को किस तरीके से, कौन से ऐसी चीजें बताएं कि जो जनरेशन अब बड़ी हो रही है, जो यंग जनरेशन है, पाकिस्तान की कोई 70% आबादी है, उसको हम क्या ऐसी चीजें सिखा सकते हैं जिससे वो बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सके। जो लोग अपना एक्सपीरियंस जमा कर चुके हैं, उनके 17 साल एक्सपीरियंस को हम अपने शो के अंदर फैलाएंगे। जो स्टूडेंट्स हों, जो यंग जनरेशन हो, वो सुने और सीखे कि क्या क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं। ये सब कुछ हमारा इंट्रो था। हमने जाना कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ कौन कौन गेस्ट शामिल होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। रहिए हमारे साथ, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं आपको इवनिंग डिलाइट में। और ब्रेक पर जाने से पहले साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे और आपको, हम सबको दे रहे थे कि इस प्रोग्राम में इस 2 घंटे में आप और हमको क्या क्या नई नई चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन में हमारे इजाफा होगा या हमें क्या नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अभी जब चीज़ों की बातें हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे साथ बता रहे थे कि आपको भी बता रहे थे और हमें भी बता रहे थे कि सोशल इश्यूज़ पर बात होगी, स्पोर्ट्स पर बात होगी, वेदर पर बात होगी। जैसे ही साथ ने वेदर का नाम लिया तो मुझे कल की शाम याद आ गई। क्या मौसम था कल? बिल्कुल, बहुत तेज बारिश हुई कल रात में। हमने देखा कि कराची की सड़कें पानी भरा हुआ था, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लाइट चली गई और काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने में आई। नाज़िमाबाद हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, फेडरल भी एरिया हो, इन तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने में आई। तो इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेदर एनालिस्ट जवाद मेमन साहब। उनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी बारिश होने जा रही है, ईद हमारी बगैर बारिश के गुजरेगी या बारिश के साथ गुजरेगी। तो हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जवाद? जी अल्लाह का शुक्र है। शुक्र जवाद बताइएगा, बारिश का ये जो स्पेल है वो कब तक जारी रहने की बातें सामने आ रही हैं? जी सर, इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि ये इंशाल्लाह 17 से 18 तारीख तक ये जो ऑनगोइंग स्पेल है ये कंटिन्यू करेगा। और इस वक्त अगर मैं बिल्कुल रियल टाइम अपडेट्स आपको दूं तो नूरियाबाद और केटी बंदर के करीब काफी हैवी थंडर सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इंशाल्लाह 2 से 3 घंटों में जो है ये कराची शहर को भी इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि ये जो बारिश होने जा रही है उससे पहले हम देखते हैं कि काफी ज्यादा धूप होती है, हब्स का चारों तरफ हब्स हो रहा होता है काफी ज्यादा। तो इसका भी कोई कनेक्शन है इस स्पेल से, जो स्पेल आया हुआ है? जी बिल्कुल, इसका ये डायरेक्टली कनेक्शन ये बिल्कुल यही होता है कि इसकी वजह ये कि जो सर्कुलेशन आती है, जो लो प्रेशर सिस्टम आते हैं हमारी तरफ, वो मूव करते हैं तो वो सबसे पहले ये इफेक्ट करते हैं कि सी ब्रीज को कट ऑफ कर देते हैं। और सी ब्रीज जैसे कि आपको पता है कि कराची की लाइफलाइन होती है, ये समुद्री हवाएं जैसे ही बंद होती हैं तो अचानक टेम्परेचर शूट आउट करता है। और साथ ही साथ मानसून सीजन में ये होता है कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है हवाओं में, तो इसकी वजह से फील्ड लाइक टेम्परेचर भी हम पिछले कई 3-4 दिन से यही नोट कर रहे हैं हमारे स्टेशन पे भी कि 48 से 50 डिग्री तक भी ये राइज कर जाता है कराची में। ओके, तो जवाद साहब ये बताइएगा मजीद बात, अब ईद आने वाली है, हम ईद पर देखते हैं, पिछले साल भी हमने देखा हल्की बारिश हुई। इस दफा ईद की क्या बताया जा रहा है? ईद पर कितनी बारिश होने जा रही है या ईद पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी? देखिए, कराची और इसके आसपास की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ईद पे फिलहाल ऐसे हैवी रेन नजर नहीं आ रही है। लेकिन यही कि लाइट हो गई, ईद की जो है वो काफी हद तक हो गई होंगी तो मौसम काफी बेहतर रहेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो पीर से लेके जुमेरात तक कमिंग वीक में जो है वो एक और काफी हैवी सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो थ्रू आउट केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ रीजन, इसमें अपर सिंध के भी कुछ रीजन शामिल हैं, यहाँ पर हैवी थंडरस्टॉर्म्स के पॉसिबिलिटी है ईद के दौरान भी। जवाद साहब, हमने देखा पिछले साल काफी ज्यादा बारिश हुई कराची के अंदर और काफी थंडरस्टॉर्म देखने में आए और अर्बन फ्लडिंग हुई। इस दफा भी किसी स्पेल में इतनी ज्यादा बारिश की तवक्का की जा रही है? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो आपका इशारा जो है वो 27 अगस्त को स्पेल की तरफ होगा जरूर, तो जिसमें तकरीबन हमने एक ही दिन में पूरे साल या साल से भी ज्यादा की बारिश देख ली। तो इस हवाले से उम्मीद ये है कि ऐसे इतना ज्यादा डेंजरस स्पेल शायद ना हो, लेकिन इससे सिमिलर इवेंट जरूर हो सकता है। ये कब होता है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है ये उसी टाइम बताया जा सकता है जब कोई सिस्टम यहाँ हमारी तरफ मूव करता है और उसके ज़ेरे असर जो है ये थंडर सेल्स वगैरह बनते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि इससे कोई सिमिलर इवेंट्स हो सकते हैं, तो बेहतर ये है कि हम इसके लिए अभी से प्रिपेयर रहें। जवाद साहब, ये बताइएगा ये जो अभी स्पेल चल रहा है, जो आजकल में कल जिसके तहत बारिश हुई, ये कितना स्ट्रॉन्ग है और आने वाले दिनों में कितनी बारिश अभी मुतवक्की की जा सकती है इस स्पेल से? देखिए, इस स्पेल का मैंने यही पहले बताया कि ये 17 से 18 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। इसमें 2 फेजेस थे। इसमें जो स्टार्टिंग जो हमने पीर से जो बारिशें देखी वो ये था कि बहरा अरब में एक वीक सिस्टम मौजूद था जिसके ज़ेरे असर ये बारिश हुई। फिर एक 13 तारीख को हमारे पास गैप आया और 14 को दोबारा बारिश हुई। ये जो स्पेल है ये बे ऑफ बंगाल से एक लो प्रेशर सिस्टम मानसून का मूव कर रहा है, मॉडरेट इंटेंसिटी का है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और इसके ज़ेरे असर अगेन कल 15 को हमने काफी हैवी थंडर शावर्स देखे सिंध के काफी सारे एरियाज में, और आज भी अभी जैसे मैंने आपको अपडेट किया कि 2 से 3 घंटे में कराची में जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है क्योंकि डेवलपमेंट्स काफी वाइड स्प्रेड होना शुरू हो चुकी। कितने स्पेल मुतवक्के हैं इस बारिश के सीजन में इस साल, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, अगर इस स्पेल के हवाले से बात की जाए तो कल से इसकी शिद्दत में काफी हद तक कमी आ जाएगी और आज जो स्पेल नजर आ रहा है हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग स्पेल के हवाले से ये आखिरी हो। कल ये है कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी हो सकती है, बाकी 18 तारीख तक जो है ये स्पेल फिजल आउट हो जाएगा।
ओके जवाद, हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अभी बारिशें मुल्क भर में भी हो रही हैं, तो क्या समझते हैं लाहौर, पूरे मुल्क की बात कर लेते हैं, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, इनमें मजीद कितनी बारिशें देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, और क्या ऐसी बड़े थंडर सेल्स ही यहाँ पर दाखिल होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है, जैसे ही मैंने बताया कि पीर से एरियाज को इफेक्ट करेगा, जो कि थ्रू आउट तकरीबन बुध या जुमेरात यानी कि 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेगा, जिसमें कुछ ईद के दिन भी आपके शामिल होंगे। तो अगेन इन सारे एरियाज में जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, लो लाइंग एरियाज में जो है अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, और थंडर स्टॉर्म्स वगैरह जब आते हैं तो इसमें विंड स्टॉर्म वगैरह, हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आंधी वगैरह के भी काफ़ी हद तक चांसेस मौजूद हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर और इनके आसपास जो हमारे बड़े शहर हैं, सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह, एबटाबाद वगैरह, ये सब इसकी लपेट में आएंगे। जवाद, ईद चल रही है, हम देखते हैं जानवरों को खंभों से बांध दिया जाता है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि कौन सी प्रिकॉशंस ली जाएं, किन चीजों से बचा जाए इन बारिशों के दरमियान? सर मैसेज सबसे पहले तो यही है कि हजारों का लाखों के हम जानवर लेते हैं, तो कोशिश ये करें कि ये हम डेली जो है अपने अपडेट भी करते रहते हैं इस हवाले से कि लाने से पहले जो है ना, आप जानवर को लाने से पहले उसकी सेफ्टी का और उसको रखने का प्रॉपर इंतजाम कर लें, ताकि जब कोई चीज इस तरीके की होती है तो ये इंसिडेंट से जो है वो आदमी बच सके। बिजली के खंभों से तो वैसे ही इंसानों को भी कहा जाता है कि आप बिल्कुल दूर रहें, जाहिर सी बात है जानवर भी जानदार चीजें, उनको पानी से प्रोटेक्ट करें, इनको तेज हवाओं से प्रोटेक्ट करें, और कोशिश करें कि आप जानवर लाने से पहले ये सारी चीजें कर लें ताकि आप किसी भी परेशानी से जो है वो बच सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जवाद आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शुक्रिया। देखिए असला बहुत अच्छी बात की उन्होंने जानवरों के लिए सेफ्टी की जो उन्होंने बात की, लाइक आपको पहले सेफ्टी ज्यादा करनी चाहिए। लोग पहले अपने बहुत कई लाख के जानवर तो ले आते हैं, गायें बकरे अब कई लाख के लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी सेफ्टी का एहतमाम नहीं किया जाता। हम ये देखते हैं पहले दिन जो बारिश हुई कराची में 2 दिन पहले, उस दिन भी हमने देखा, खबर आई कि एक खंबे से बांधा हुआ था एक बैल को, वो करंट लगने से मर गया। तो ऐसी न्यूज काफी आती है, पिछले साल हमें काफी सारी ऐसी न्यूज सुनने मिली। तो लाइक मुझे समझ नहीं आता कि लोग अगर इतने लाखों रुपए का जानवर खरीद रहे हैं तो वो कुछ हजार मिलाकर, कुछ हजार, चाहे पूरी गली एक साथ पैसे मिलाए, वो एक जगह एहतमाम करे जो सही एहतमाम हो। बिल्कुल ऐसे ही लोगों को भी मैं कहूंगा, हम देखते हैं कि काफी लोग करंट लगने से या डिफरेंट चीजें हो जाती है, फिसलने से, गढ़े हुए होते हैं, उनमें गिरने से जाम बहाक हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये उनको ऐसा ख्याल रखना चाहिए अपना, लेकिन लोगों को भी बारिश में जब देख रहे हैं इतनी तेज बारिश हो रही है तो थोड़ा सा अपने घर तक महदूद रहना चाहिए। जिनको बहुत ही जरूरी है वो तो बिल्कुल निकले, वो तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो घर में रहें, लेकिन जो लोग घर में नहीं रह सकते हैं, जिनको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तो वो घर से बाहर जाने में थोड़ी सी एहतियात करें और चीजों को देखें। तो असला आप आज काफी तेज बारिश होने की, अभी जैसे जवाद साहब ने बताया, तो किस तरह आप घर जाएंगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको घर जाने में। नहीं, अल्लाह खैर करे, आप अच्छी बातें कीजिए, बिल्कुल खैर खैरियत से मैं घर जाऊंगी और खैर खैरियत से आप और हम सब जाएंगे, और अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। बस वही है कि हिफाजती इंतजामात हर शख्स को खुद अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हर चीज़ आप सिस्टम पर, लोगों पर, और वो कहते हैं ना शिकवे शिकायत नहीं करने चाहिए। खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, मैं अपने तौर पर क्या कुछ अच्छा बेहतर कर सकता हूँ, चाहे वो मेरी ज़ात के हवाले से हो, मेरे घर के, या फिर महल्ले, या फिर आप शहर और पाकिस्तान, इससे जितना आप बढ़ाते चले जाएं। लेकिन बहरहाल एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ेगी, और इस वक्त हम भी बड़े अच्छे से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं इवनिंग डिलाइट में कुछ इन्फॉर्मेशन देकर। बिल्कुल ये इवनिंग डिलाइट की ये इन्फॉर्मेशन है, लाइक हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद थे, उन्होंने काफी सारी अच्छी बातें हमें बताई। उन्होंने आने वाले दिनों में कितने स्ट्रॉन्ग सेल्स दाखिल हो रहे हैं कराची में और ओवरऑल मुल्क में भी। उन्होंने बताया कि कराची में आने वाले 1 से 2 दिन तक काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन कल शाम से इसका सिलसिला थोड़ा कम होता चला जाएगा। लेकिन आज रात में स्ट्रॉन्ग विंड के साथ, थंडर सेल्स के साथ काफी ज्यादा बारिश की तवक्का की जा रही है। बिल्कुल, तो हमें चाहिए कि उसकी एहतियात जो है हम पहले से अपने दिमाग में रखें। बिल्कुल, और देखिए एहतियात तो रखना बहुत जरूरी है। एहतियात नहीं रखेंगे तो यही होगा जो हम देखते हैं। काफी पिछले साल भी हमने देखा 40 के करीब लोग जाम बहाक हुए। जी बिल्कुल, बहुत गलत बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। बट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी आती है। हम ऐसा नहीं कहते कि गवर्नमेंट की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वही बात है, लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना होगा, लोगों से इस चीज पर जाना होगा। चलिए, अभी भी आपको ख्याल रखना होगा और चीजें देखनी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जरूर देखनी होंगी, और साथ साथ इवनिंग डिलाइट भी आपने देखते रहना है। टाइम हो गया है छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इवनिंग डिलाइट। मैं हूं अरसला ताहिर और मेरे साथ और मैं हूं साद खान।
साद खान, जी हाँ बिल्कुल। अभी साद हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत सारी चटपटी चीज़ें या मज़ाहिया चीज़ें भी दिमाग में चल रही थी जब एहतियात की बात कर रहे थे तो, और जानवरों की या कुर्बानी की बात हो रही थी, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो साद को बड़ी फ़िक्र हो रही थी और होनी भी चाहिए कि आप एक जानवर लेकर आते हैं और उसकी लिए आपने अच्छा इंतज़ाम ना किया हो कि वो बैठेगा कहाँ, खाएगा क्या, धूप तो नहीं लगेगी, क्या क्या कुछ उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी एहतियात के बावजूद भी साथ देखने में आता है कहीं कोई बैल भाग गई, कहीं कोई बैल ज़ख्मी हो गई। पिछले दिनों हमने सुना था किसी नाले में जो है वो बैल गिर गई थी और पूरा जो है महल्ला उसको निकाल रहा था। अभी पिछले दिनों मैंने एक बड़ी मज़ेदार सी क्लिप देखी सोशल मीडिया के थ्रू कि एक साहब के यहाँ उनकी गाय बंधी हुई थी और साथ साथ उन्होंने एक पेट भी पाला हुआ था और वो बिल्ली थी और बिल्ली जाकर जो है उस गाय को बहुत तंग कर रही थी, बार बार जाकर उसको हिलाई जा रही थी। थोड़ी देर तो उस गाय ने बर्दाश्त किया, आखिर में उसने ज़ोरदार लात मार कर जो है उस बिल्ली को ज़ख्मी कर दिया। तो ये भी देखने में ऐसी मज़ेदार चीज़ें, देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, गो के बिल्ली को बड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन वो बड़ा एक मज़ेदार सा सीन था कि कुछ लोगों को जो है वो ऐसे मार खाकर ही समझ में आती है। ऐसा ही जी अरसला बिल्कुल। और ये वीडियो आप जो बता रही हैं ये मैंने भी देखी थी और ये बिल्कुल ऐसे ही बड़े मज़ेदार सी वीडियो थी। और भी काफ़ी सारी हम वीडियोज़ देखते हैं जिसमें गाय भाग जाती है, लोगों को टक्करें मारती हुई, ऐसी वीडियोस आती हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे और हम देखना चाह रहे हैं कि कैसे जो वीडियोस वायरल होती हैं किस तरीके से, ठीक है। इसमें मजीद चीजें भी ये होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा बकरीद की बात कर रहे हैं तो बकरीद की बात की जाए तो ख़वातीन के मलबूसात भी हम उसमें शामिल करते हैं। तो डिफरेंट फैशंस जो आ रहे हैं इस बकरीद पर, कौन से फैशंस को फॉलो किया जाएगा, बकरीद की बात हो रही है तो आप फैशन के बारे में ज़्यादा जानती होंगी असला, बताइएगा क्या क्या होने जा रहा है। आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा कि सिर्फ मैं फैशन के बारे में ज़्यादा जानती होंगी, क्योंकि आजकल जो हम रुझान देख रहे हैं मर्द हजरात का और लड़कों का, मुझे लगता है ख़वातीन से बराबर और कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं कुछ ऊपर भी नज़र आता है, क्योंकि मर्द हजरात को, लड़कों को भी अब उसी तरह से फैशन की बड़ी फिक्र होती है, स्किन के वही प्रॉब्लम्स होते हैं और सारा कुछ वैसा ही होता है। बस ख़वातीन या लड़कियां जो हैं वो इस मामले में बदनाम हो चुकी हैं कि वो ज़्यादा फिक्र करती हैं फैशन क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है। अब मेरे ख्याल है बराबरी की सतह पर चल रहा है ये मामला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईद करीब है और ईद पर जो ख़रीदारी मर्द हज़रात की या लड़कों की होती है तो वो एक ख़ास किस्म का हमारा जो ट्रेडिशन है कि हमने शलवार कमीज़ ही, हमें अपने घरों में जो हमारे फादर हो, बेटा हो, भाई हो, हमें लगता है कि वो शलवार कमीज़ में ही जाएं नमाज़ पढ़ने तो बड़ा अच्छा लगता है, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करना। लेकिन ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि ईद पर उन्होंने लॉन्ग शर्ट पहननी है या बकरीद पर शॉर्ट शर्ट पहननी है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताती हैं फैशन डिज़ाइनर्स कि आजकल ट्रेंड क्या है, ईद से बकरीद में क्या क्या चेंज आ चुका है और आगे आगे क्या चेंज आने वाला है। इसी सिलसिले में कुछ आपको भी हम इंफॉर्मेशन देंगे। एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ बताएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, यंग फैशन डिज़ाइनर हैं, एमन नाम है उनका, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका, वो चीज़ें देखती हैं, ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं, डिफरेंट चीज़ें देखती हैं। हम आज जानेंगे उनसे कि बकरीद जो आ रही है उस पर कौन से फैशन आ रहे हैं, कौन से डिफरेंट फैशंस को लाया जा रहा है मार्केट में, और उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में वो क्या देख रही हैं कि फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम एमन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? एमन बताइएगा, जो बकरीद आने वाली है, हम ईद उल अज़हा आने वाली है, बकरीद आने वाली है, तो हम जानेंगे कि हमें फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है और कौन से चेंजेस आ रहे हैं, लाइक किस तरह के फैशन ईद उल अज़हा पर आए जा रहे हैं। साथ में आपको बताती चलूँ कि अभी जो फैशन मतलब जो फैशन में इन है वो है टाई एंड डाई। आपका जितने भी टाई एंड डाई है, शिबोरी के फैशन है वो बहुत ज़्यादा इन है। कट वर्क पे लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेसेस आजकल इतनी डिफरेंट वो आई हुई हैं, क्रोशिया की लेसेस आई हुई हैं, और आपका जो कामदानी का काम है और ये सारा बहुत इन है। जो आपका एग्जैजरेटेड जो कट्स बनते हैं, इतने डिफरेंट टाइप के स्लीव्स होते हैं जो कि वेस्टर्न फैशन से उठाए हुए हैं, लेकिन वो वेस्टर्न और ईस्टर्न का ब्लेंड है, तो वो बहुत उस तरह से वो इन है आजकल। और लोग ज्यादातर, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो लोग जो है इस हैसल से भी बच रहे हैं कि इतना लोग काम नहीं ले रहे। मतलब जिस तरह ईद के टाइम पे आपको पता है कि कोई काम नहीं लेता, हाथ का काम, आप अड्डे वाले के पास जाते हैं, वो काम नहीं उठाते कि अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है। तो ज्यादातर जो है ना वो इजी हो गया है कि कट वर्क, लेसेस, इस पे काम ज्यादा चला गया है। सही। अच्छा ईमन, आपने बताया कि कुछ ऐसा फैशन होता है जो हम दूसरी ममालिक से उठाते हैं, ठीक है ना, दूसरे लोगों के कुछ ना कुछ चीज़ें हम लेते हैं। तो क्या ये जो हमारे त्यौहार आते हैं, ईद है, फिर ईद उल अज़हा है,
ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, इन पर जो हमारे त्यौहार हैं जो कि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हम अपना ट्रेडिशन ही फॉलो करें, क्या इसमें भी ऐसा होता है कि आप लोग बाहर से कोई चीज़ उसको उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर उन्हीं के ट्रेडिशन को हमारे साथ कुछ मिक्स एंड मैच कर देते हैं, या ये जहन में रखते हैं कि नहीं जी हमारा त्यौहार है तो इस वक्त हमें अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करना है, इसी को लेके चलना है? नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, क्योंकि कट्स तो मेजरली वो जो आपकी कमीज का भी जो कट है ना वो आया वेस्टर्न से ही है। अच्छा, तो गुड। जी, तो क्योंकि हम वो वहीं से आए हुए हैं सारे, और फिर आप जो है उनके साथ ब्लेंड करते हैं। आप स्ट्रेट बेशक आप स्ट्रेट शर्ट बनवाएं या आप कुछ भी करें, उसमें आप स्लीव्स का एक थोड़ा ऐसा एलिमेंट डाल देंगे, थोड़े बढ़ा के स्लीव्स ले लें, थोड़े पुफी स्लीव्स डाल दें, तो वो एक बड़ा अच्छा आपके ना बिल्कुल एक ऊप दे देता है आपके पूरे आपके डिजाइन को, आपके जो आपका ड्रेस है उसको। सही। एमन, मैं अपने इंटरेस्ट की बात पूछ लेती हूँ। अभी आपने टाई एंड डाई आपने मुझे बताया अभी, और बिल्कुल मेरे माइंड में है कि आजकल बहुत ये इन है, तो इसके अलावा शर्ट्स को लेके बड़ी कंफ्यूजन है आजकल ख़वातीन को, लड़कियों को, कि असल में लॉन्ग इन है या शॉर्ट इन है, या फिर ये जिस पे जो अच्छा लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये है कि हमारे यहाँ तो फैशन कभी भी जाता ही नहीं है। मतलब अगर आपकी लॉन्ग शर्ट है तो वो तो हमेशा ही इन रहता है फैशन। ठीक हो गया। जो लॉन्ग शर्ट ऐसी है कि वो आप अगर 5 साल बाद भी पहनेंगे तो भी वो इन होगी। ठीक है। और अगर आप शॉर्ट शर्ट का ये होता है कि वो फैशन आता जाता रहता है, उसका ये है कि कभी बीच में आ गया, थोड़े टाइम के लिए चलेगा, लेकिन लॉन्ग शर्ट जो है ना वो तो बस ये है कि वो एवर लास्टिंग है कि आप ना उसको कभी भी पहन सकते हैं। तो ये मजबूरी तो नहीं है, फैशन ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल फैशन ही है। हाँ, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग लॉन्ग शर्ट सिर्फ इसलिए पहनते हैं, कुछ को ये इशू होता है कि जी मेरी हाइट कम है, मुझ जैसे लोग, तो उनको लगता है कि जी लॉन्ग शर्ट पहन लें तो कवर हो जाएगा। कुछ जो बहुत हेल्दी होते हैं तो वो उसलिए पहन रहे होते हैं कि हम बल्कि ना दिखें, तो लॉन्ग शर्ट पहन लीजिए। मजबूरी तो नहीं है, ये फैशन ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये फैशन ही है। अच्छा। ये वही है, वैसे तो जो जिसको जैसे सूट करता है हर बॉडी टाइप के हिसाब से, जो जिसमें कंफर्टेबल होता है वही ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन ये है कि लॉन्ग शर्ट जो है ना वो ये है कि वो तो फैशन में रहती है। शॉर्ट शर्ट का ये है कि जिस तरह बीच में पटियाला शलवारें बहुत चली थी तो लोगों ने शॉर्ट शर्ट पहनना शुरू की थी उसके साथ। वैसे जो है आप लॉन्ग शर्ट पैंट के साथ पहने, वैसे पहने, सलवार के साथ पहने, वो कभी नहीं जाता। ईद पे क्या कुछ नया आ रहा है इस वक्त? सॉरी, ईद पे मैंने कहा कुछ नया आ रहा है, कोई कलर्स नए आ रहे हो, क्या आ रहा है ईद पे? ईद पे तो फिलहाल तो समर्स हैं, समर्स में ज्यादातर तो पेस्टल कलर्स ही चलते हैं आपके। ठीक हो गया। आपके लाइट कलर्स होते हैं वो जरा ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज समर्स है अभी। तो वो जब फॉल आती है, फॉल का जब कलेक्शन निकलती है तो उसमें आप जरा ब्राइट कलर्स डालते हैं, उसके अंदर आप जरा वो ब्राउन, ऑरेंज, रस्ट इस तरह के शेड्स में जाते हैं, मरून पे। तो अभी फिलहाल जो है वो टाई एंड डाई चल रहा है, तो वो बड़े बड़े खूबसूरत पेस्टल कलर्स में भी जो है टाई एंड डाई आ रहा है, तो ये आजकल जो है इन है। आप लोग फैशन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी अपने बारे में पूछता चलूं। एमन, बताइएगा मर्दों के लिए भी कौन से डिफरेंट फैशन आ रहे हैं? कि अब की बार भी कुर्ता शलवार ही पहना जाएगा या कोई चीज डिफरेंट चीज आ रही है अब की बार? आजकल जो डिजाइनर्स को आप देखेंगे तो वो बड़ा उसके साथ जो है वो बना रहे हैं, उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मोटिव्स ऐड कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सेल्फ पे काम हो रहा है कि आपका जो कुर्ता है वो बिल्कुल प्लेन ना लगे, वो डिसेंट भी लगे, और साथ में उसके जो है थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट डाल देते हैं वो, या थोड़ा सेल्फ पे काम कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल जो है डिसेंट लगता है, बड़ा एलिगेंट लगता है और बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ ईद पर। चलिए, अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग बात कर लेते हैं। एमन, ये बताइएगा, कोरोना वायरस आया, काफी ज्यादा लॉकडाउन लगा रहा, तो इससे फैशन इंडस्ट्री को कितना नुकसान? हमने देखा शॉप्स वाले बताते हैं कि उनको काफी ज्यादा नुकसान देखने में आया, लेकिन हम फैशन इंडस्ट्री की बात नहीं करते। तो ये बताइएगा फैशन इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ इस लॉकडाउन से, इस कोरोना वायरस से? देखिए, सब जो है वो ऑनलाइन हो गया था, तो सबका फिजिकली लोगों ने जाना छोड़ दिया आउटलेट्स पर। तो आप जाते हैं, आपको चीजें सामने नजर आती हैं तो आप ले लेते हैं। यानी आपने कई दफा देखा होगा, लोग मॉल जाते हैं, उनको वो किसी और काम से जाते हैं, लेकिन गुजरते गुजरते उन्हें पसंद आ जाते तो वो ले लेते हैं। यानी वो इस नियत से नहीं जाते कि वो लेंगे। फिर आप जब आपके साथ यही है कि कोई भी चीज पसंद आ जाए, नई कलेक्शन आनी मतलब खत्म हो गई थी, ज्यादातर लोग कलेक्शन नहीं निकाल रहे थे, पुराना स्टॉक था, मतलब जो पहले से था वही चल रहा था, क्योंकि आपने कोई गैदरिंग्स नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो लोगों ने खरीदना थोड़ा कम कर दिया। बिल्कुल। तो ये चीज है।
तो अच्छा ये भी बताइएगा, एक और चीज़ बताइएगा एमन, जब भी हम ब्रांडेड क्लोथ्स की बात करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे ऐसे क्लोथ। बहुत सी ऐसी आवाम अभी है जो ये सोचती है कि अगर हम ब्रांडेड शॉप्स में जाएंगे, फैशन डिज़ाइनर्स की शॉप में जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदने में मिलेंगे। तो आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं, क्या असली में इतने ज़्यादा महंगे होते हैं या कोई प्रॉब्लम होता है उसी वजह से ये महंगे किए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि वो इतने टाइम से वो मार्केट में है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, प्लस उनकी जो कलेक्शंस निकलती हैं आई कैची कलर्स होते हैं। उन्होंने इनकी टीम इतनी मेहनत करके वो काम करती है, प्रॉपर इतनी सारी उन्होंने टीम बिठाई होती है। कोई प्रिंट्स पे काम होता है, कोई सिलोवेट्स पे काम होता है कि किस तरह बड़ी कमीज सिलेगी, छोटी सिलेगी, किस तरह के कट्स होंगे, हर चीज़। फिर ऊपर से ये है कि आजकल जो हमारी जनरेशन है वो बहुत बिजी हो गई है, पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट हो गई है, टाइम ही नहीं है, तो लड़कियां यही प्रेफर करती हैं कि इतनी हैसल से बच जाएं और स्टिच कपड़े ले लें। वो बिकता है उनका, तो दे आर कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ें बिकेंगी। और जो इतने आउटलेट्स चल रहे होते हैं उन सब एक्सपेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस चीज़ के ना, तो इतने सारे आउटलेट्स इनके चल रहे होते हैं और फिर लोगों को ये हासिल से बचना होता है। यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं, स्टिच कौन करवाए, इतनी ख्वारी से बचें, तो वो क्या करते हैं कि वो सिंपल स्टिच कपड़ा ले लेते हैं, उनका बिक रहा है तो वो बेच भी रहे हैं, तो यही चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा एमन, फैशन है क्या? जो मैंने पहन लिया, जो मुझ पर सूट किया वो फैशन है, या जो आप लोगों ने निकाला है वो फैशन है? देखिए, जो हम लोग निकालते हैं ना, हमारे उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है। वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं होता, वो काफी महीनों पहले से आप कलेक्शन पे काम करना शुरू करते हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वो आपका इतना टाइम लगता है उस चीज पे। पहले रिसर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं कि नए आगे मतलब जो फैशन आ रहा है, लाइक आप फ्यूचर की आप वो देखते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट निकालते हैं, कौन से कलर्स हैं, कौन सा क्या है, आप वहां से उसको वो फॉलो करते हैं, फिर आप उसमें अपने डिजाइन डेवलप करते हैं, क्योंकि इस चीज में कॉपी पेस्ट तो हो नहीं सकती, बिकॉज इसमें सारा आपका एस्थेटिक सेंस है, बिकॉज आप कॉपी तो कर ही नहीं सकते। तो वो सारी चीजें आपको सोच कर निकाल करके क्या होगा और फिर किस तरह होना चाहिए। और फिर दूसरी बात, कंफर्ट भी जहन में रखना पड़ता है, बिल्कुल, कि इंसान पहन के वो कंफर्टेबल फील करेगा भी कि या नहीं करेगा, या वो ऐसा हो ना जो चीज थोड़ी लंबी चले, लंबे अरसे तक, ऐसा ना हो कि एक दफा पहन लिया और फिर खत्म। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत इन्फॉर्मेटिव। एक बात बताइएगा कि जो आपने शुरू में स्टार्ट में ब्लेंडेड फैशन की बात की, लाइक जो हम दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंट कंट्रीज में ये पाकिस्तानी फैशन भी अडॉप्ट किया जा रहा है, या सिर्फ ऐसा ही हो रहा है कि हम वेस्टर्न फैशन को कॉपी कर रहे हैं? देखिए, मैंने उसमें ये कहा है कि जो आपका जो वेस्टर्न होता है ना, क्योंकि आप देखें इंडस्ट्रीज आपकी फैशन की है कौन सी मेन, आपका है पेरिस, आपका है मिलान, आपका न्यूयॉर्क है, आपका फैशन जो आता है ना बेसिकली पूरी दुनिया में, वो सारा इधर से मेजरली निकलता है। तो आप जब देखते हैं ना, तो आपको ये पता लगता है कि कौन सा कलर फोरकास्ट आप देखते हैं, आपकी वो सारी चीजें देखते हैं कि कट्स के फोरकास्ट क्या आ रहे हैं। फिर आप उसको कोशिश करते हैं कि आप अपने कल्चर में रहते हुए उसको आप किस तरह से उसके साथ ब्लेंड करते हैं और उसको देखते हैं, बिकॉज हर कोई सीधी सीधी कमीज पहनकर सीधे बाजू रख के तंग आ गया है। हर कोई यही बोलता है बस एक ही तरह का कुर्ता है, एक ही तरह का गोल गला है, तो लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। तो आप वहां से अपना दिमाग इस्तेमाल करके आपको डिजाइन बनाते हैं, आप वही चीज करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, आपका जो कॉलर है, इवन जो मर्दाना कॉलर्स हैं या जो भी शर्ट कॉलर है, वो कहाँ से आया है? वो वेस्टर्न कट्स ही हैं। तो आप उधर से उनको ब्लेंड करते हैं, आप उधर से अपना दिमाग लगा के सोचते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपना ही दिमाग लगाना है और वहां से आपने वो डिजाइन जो है आपने देखना है। इंस्पिरेशन आप जरूर ले सकते हैं, पर आखिर में आपका सारा काम आप ही के दिमाग का होता है। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एमन आपका हमारे साथ रहने का, हमें अच्छी अच्छी बातों से बताने का। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ रही। हमारे शो में आपने हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया, हमें डिफरेंट फैशंस के बारे में बताया कि कौन से फैशंस आ रहे हैं, कौन से फैशंस ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ब्लेंडेड फैशंस बनाकर पाकिस्तान में मुतारिफ कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप क्या सोचती हैं, किस तरह के कपड़े आप बनाने जा रही हैं? नहीं, मैंने तो मेरी नज़र में तो फ़ैशन, जैसे कि मैंने उनसे अभी सवाल भी किया था एमन से, कि मेरी नज़र में फ़ैशन वो है जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जहाँ कंफर्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझ पर सूट कर रहा है। हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अब्बा कहते हैं खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। होना ये चाहिए कि जो लोगों को अच्छा लग रहा है हमें वो पहनना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो चुका है कि मैं जिसमें कंफर्ट में हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई काम करने जाना है, कहीं मुझे अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, और अगर मैं वहाँ अपने कपड़ों में, अपने पूरा पर्सनालिटी में मैं कंफर्ट नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल प्रोडक्ट मेरा उतना अच्छा आएगा नहीं। ये मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और अफसोस जिस बात का मुझे हुआ वो इस बात का हुआ कि
मर्दों के लिए अभी भी वही फैशन चल रहा है, कुर्ता उसमें ही शलवार। कुर्ता शलवार ही अभी भी उसी को फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल। उस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी कर दी गई है, लेकिन उसको कुछ अलग नहीं लाया आप जा उस रहा। पे स्टोन लगा सकते हैं, मैं आपको आइडिया देती हूँ। आप मैं उसे स्टोन हल्का मैं खुद स्टोन से- लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है लगाना, प्रॉब्लम यहाँ आ नहीं, बस जाती एक ग्लू से स्टोन लगाना होता है, साथ बहुत ज्यादा काम है। तो नहीं यही करना प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, मेल्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सेम कपड़े, लाइक हम जो ईद उल फितर पर कपड़े खरीदते हैं, वो अक्सर ये होता है कि उसमें ईद उल अज़हा पे भी पहन ईद उल अज़हा पर भी पहन होता है। लिए आप नया जाते खुद हैं। सा ले लीजिए उसके साथ, ये हो सकता है कि हम ये नया हो खुद सा नए शूज ले लें उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कस्टमाइज वॉच बनवा सकते अब हैं। कितने चाहिए, आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। आइडिया दूंगा फैशन डिजाइनर को, उन्हें चाहिए कि मेल्स की भी कोई नई कलेक्शन लाएं, बिल्कुल। ताकि हम जैसे जो मर्द आते हैं वो आकर खरीदें, वो जो चाहते हैं कि नए डिजाइन आए, लाइक हम तंग आ गए हैं वो पुरानी चीजें पहन पहन कर से, तो हम इस चीजों के लिए नए वो आए, नए फैशंस आए और हम वो पहनकर मजीद बेहतर लगे। वाह, ये देखिए कितनी फिक्र हो रही है इस वक्त, और साथ साथ जो है फिक्र आप लोगों को भी हो रही है क्या होने वाला है, और हमें भी हो रही है कि अगली बार जब हम इस ब्रेक के बाद से वापस आएंगे तो मजीद क्या होगा। इस वक्त लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं आपको इवनिंग डिलाइट में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैशन की, फैशन इंडस्ट्री की। ईद उल अज़हा आने वाली है और हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कौन से कलर्स होंगे, और ख़ास तौर पर ध्यान इस बात पे होता है कि हम किन कपड़ों में स्मार्ट लगेंगे। स्मार्ट लगने वाली जो बात है ना, वो ख़वातीन के दिमाग में जब आती है तो ज़्यादातर ये आता है कि हम दुबले कैसे लगेंगे, हम सेहतमंद भी रहें और बहुत दुबले पतले भी रहें। तो मेरे दिमाग में तो ये सवाल आता है, आपके दिमाग में क्या आता है देखिए, साथ? बिल्कुल ऐसे ही सवालात आते हैं कि अगर आपने कपड़े तो अच्छे पहने, लेकिन आपका खुद भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, अपनी बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर शेयर करते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या न्यूट्रिशंस, क्या डाइट रखनी चाहिए अपनी, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो खवातीन या मर्द घर पर कर सकते हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो यूज़ करने चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है अहमद सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमद आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह खुश है। अहमद, हम देखते हैं बहुत से लोगों को फिट रहने का तो बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करें। क्या ऐसी कौन सी चीज़ें, लाइक बहुत से लोग जिम जाने से हिचकिचाते हैं, लाइक वो डरते हैं कि हम डायरेक्टली जिम ना जाएं, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो लोगों को घर पर ही स्टार्ट करनी चाहिए और एक अपना रेगुलर रूटीन बनाना चाहिए? तो बहुत अच्छा सवाल था साथ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखें, जिम जाना कभी भी एक नेसेसिटी नहीं है फिट होने के लिए। मैं अपने 70% ऑफ द वर्कआउट्स घर पे करता हूँ एंड आई एंजॉय माई वर्कआउट्स एट होम, एंड इट्स रियली नेसेसरी कि यू स्टार्ट आउट एट होम बिकॉज यू लर्न विथ योर सेल्फ, विथ योर द इक्विपमेंट दैट यू हैव, और जो भी चीज़ें आपके पास हैं अवेलेबल। तो बेसिकली अगर ब्रेक डाउन करा जाए ना, तो हम लोग इन फिटनेस, इन टेक्निकल टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं कि लाइक दो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होती हैं आपकी, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होती है जो कि लो इंटेंसिटी, जो कि कंटिन्यूस पेस पे होती हैं, लाइक रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, एंड सम फॉर्म्स ऑफ योगा हो गए, डांसिंग हो गए। एंड देन देयर इज एनएरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कि थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी होती है, जिसमें हम लोग पावर मूवमेंट्स यूज करते हैं, सच एज पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, हैवी लिफ्टिंग हो गई, डंबल्स से कर्ल्स हो गए, आपके बेंच प्रेस हो गए। तो व्हाट अ परफेक्ट वर्कआउट वुड बी कि आप इन एरोबिक एक्सरसाइजेज और एनएरोबिक एक्सरसाइज का परफेक्ट एक मिक्सचर बनाएं। तो योर वर्कआउट शुड इंक्लूड सम पावर मूवमेंट्स एज वेल, जिसमें आप अपने मसल्स को यूज करें, एंड थोड़ी सी हैवी मूवमेंट्स हो ताकि आपके मसल्स स्ट्रेच आउट हो, यू हैव अ गुड शेप्ड टोन्ड बॉडी, सही है। एंड देन यू ऑल्सो कंबाइन दैट विद एंड आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो फॉर इंस्टेंस जॉगिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, रनिंग हो गई, तो दैट मेक्स श्योर कि आप अपने बॉडी फैट लेवल्स लो रखें और स्टे इन शेप ऑल द टाइम। तो इट्स अ रियली गुड कॉम्बिनेशन। इफ यू जस्ट स्टार्ट आउट वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, तो जस्ट रन एंड जस्ट इंक्लूड सम पावर मूवमेंट्स। अच्छा अहमद, आपने ये बात की बेसिक एक्सरसाइजेस की, हम घर से स्टार्ट, लेकिन बहुत से ऐसे हम देखते हैं लोग जो डायरेक्टली जिम ज्वाइन कर लेते हैं और उनको गलत इंस्ट्रक्टर्स मिल जाते हैं, गलत ट्रेनर मिल जाते हैं जो रॉन्ग पोस्चर्स को उनको यूज़ करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा उनके बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए इसके बारे में, कौन से पोस्चर्स में वो एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज वो करें? देखिए साथ, नंबर वन रीजन मैं होम वर्कआउट रिकमेंड करता हूँ लोगों को, इसलिए क्योंकि द चांस ऑफ इंजरी बहुत लो होता है। तो देयर इज अ हाई चांस कि आप जिम जा रहे हैं और बहुत हैवी इक्विपमेंट और मशीन यूज कर रहे हैं, तो यू कैन गेट योरसेल्फ इंजर्ड। और मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग कोई भी इतना प्रोफेशनल नहीं होता है कि वो परफेक्ट एंगल्स एंड मूवमेंट्स यूज करे। तो घर पे द गुड थिंग इज यू हैव योरसेल्फ इन योर बॉडी एंड अ मिनिमल इक्विपमेंट, तो द चांस ऑफ इंजरीज एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स इज वेरी लो। तो वहां से जब बंदा सीखता है तो इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर यू टू गो टू द जिम। तो डायरेक्टली गोइंग टू द जिम इज नॉट much recommended. If you have the privilege to go, just be grateful for it, but I would recommend ke start at home,
go through the basic movements like push-ups, squats and planks. These are my all-time favorite movements that are very simple to do. You can search them on Google. You have the perfect execution of them. You can find everything online. आपने गूगल पर सर्च की बात की, तो इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? ऐसी क्या वेबसाइट्स बनी हुई है जो आपको सिखाती हैं, ऐसी एप्स हैं जो आपको बताती हैं कि आप ऐसे ये एक्सरसाइज कीजिए, ये एंगल्स यूज कीजिए जिससे आपका वर्कआउट बेहतर हो सकता है? तो इसके बारे में आप बताइएगा। जी साथ मैं बोलता हूँ कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन 21st सेंचुरी एंड वर्कआउट के लिए, क्योंकि मी व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 6 to 7 years ago हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं थी, वीडियोस नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनर्स नहीं थे। वी हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय रीडिंग। हमें चीज़ें पढ़नी होती थी और फिर सीखनी होती, एंड रीडिंग से इतना अच्छा बंदा सीख नहीं सकता। But now, since there is everything like there are top levels fitness and trainers on YouTube, even I myself share my workout videos and सारा Instagram, Facebook and YouTube पे, because people learn from that. सही है, तो देखने से बहुत कुछ ज़्यादा बंदा सीख जाता है। तो take full advantage of that, go and see everything that's online and try to be a professional in that. अच्छा, जिम करने वालों को क्या फूड उनका कुछ डिफरेंट होगा? उनको कुछ अलग किस्म की ग़िज़ाएं लेनी होंगी या नॉर्मल जो आपके घर में पकता है, आलू गोश्त जो अम्मा ने पकाया उसी के साथ आप जिम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल था ये, बट लाइक बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। देखें, हेल्दी खाना हम सबका फर्ज है, सही है, अपने बॉडी का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। तो देयर इज लाइक हेल्दी फूड एंड देयर इज जंक फूड। तो ये एक सिंपल से एक डिस्क्रीट मामला है, इसको बोलने का ये तरीका नहीं है कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा खाना खाना होगा, या मैं जिम नहीं जा रहा तो ऐसा खाना खाना होगा। देखें, आप एक नॉर्मल वर्किंग सेडेंटरी मैन है या आप बहुत हाईली फिटनेस ट्रेनर है आप, या फिर कोई एथलीट है, आपको खाना हेल्दी ही खाना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी it's a prime necessity for your body. आलू गोश्त हेल्दी है? मैंने उसको कैसे, आप उसको नॉन हेल्दी? नहीं, आलू गोश्त बिल्कुल हेल्दी है। द पॉइंट इज कि आप कितना खा रहे हैं। दाल चावल भी हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल हेल्दी है। हम लोग यही खा के बड़े हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन आप अपनी क्वांटिटी को मेजर करके उसी तरह उसको ऐड इन करें अपने लाइफ में, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। डाइट की बात की तो बताइए कि इसका भी कुछ पोर्शन होता है कि इतना पोर्शन आपको खाना चाहिए, इतना अमाउंट में आपको खाना चाहिए, या लाइक एक प्लेट पूरी लिए आपने खा लिया, ऐसा होता है? लाइक देखिए, आप अपनी बॉडी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे कुछ बोलने से, आपके फिटनेस ट्रेनर के बोलने से कुछ नहीं होता। तो आपको ज़्यादा बेहतर बताना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना ज़्यादा वो अडेप्ट कर लेती है और कितने ज़्यादा के बाद उसका वो नहीं कर पाती, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आप अनहेल्दी फील करना शुरू हो जाएंगे, आपको डिप्रेशन आपको साइंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। तो फूड मैटर्स अ लॉट, सही है। तो ट्राई के ऐड अ लॉट ऑफ प्रोटीन सोर्सेज लाइक एग्स, मिल्क, oatmeal and chicken in your diet, सही है। then go the secondary sources which are carbohydrates, जैसे कि चावल हो गए, आपके ओट्स हो गए, रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें, then फैट्स। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी वे में इंक्लूड करके आप एक अच्छा हेल्दी पोर्शन बना सकते हैं। सही, ये तो आपने कहा कि ये हेल्दी डाइट इन्हीं खानों से जो हमारे घर में मौजूद होते हैं उन्हीं को आप डिज़ाइन करके एक हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जिम फिर तो फ़ायदा देती है, वरना अगर आप डाइट आपकी अच्छी ना हो और अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो फिर जिम कर सकते हैं, फ़ायदा देगी या उल्टा नुकसान है? देखिए, फायदा तो होगा बट नुकसानदेह तो चीज़ है, ये हम सबको पता है। देखिए, आप अगर जिम जाते हैं नहीं जाते, सिगरेट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, सही है। तो द सिगरेट इज बेसिकली अ ड्रग on a lower level, it's a drug. तो the nicotine that you are consuming, it's harming your lungs. तो फायदा नहीं है, क्योंकि like the point of exercise is to increase your performance, to feel good, सही है। But on the other hand, if you're smoking, तो आपकी lung capacity low हो जाती है, your breath, you go out of breath. तो I don't think there's any profit in that. अच्छा, एक सवाल और है, और वो ये कि जिम को लेकर ख़वातीन और लड़कियों के दिमाग में जो चीज़ आती है वो यही आती है कि शायद दुबले होने का नाम है जिम, ऐसा ही है या नहीं? देखिए, सिर्फ दुबले होने का नाम जिम नहीं है। दुबला होना इज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड में भी बोलूंगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा एक वो कर देगी है, फोर्स कर देगी कि इस तरह दिखना है, औरतों को इस तरह दिखना है, मेन को इस तरह दिखना है। आई नेवर इंकरेज दैट। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं कभी भी उनको ऑन अ सर्टेन वे दे लुक कभी जज नहीं करता और कभी इस चीज पे नहीं बोलता कि यू शुड लुक अ सर्टेन वे, बिकॉज हम लोग सब डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट बॉडीज हैं, वी आर मेंट टू लुक डिफरेंट, सही है। बट द पॉइंट इज हाउ यू आर मेकिंग द प्रोग्रेस, हाउ यू आर वर्किंग हार्ड एवरी डे, हाउ योर एनर्जी लेवल्स आर गोइंग। जिम में आप जा रहे हो, आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हो, दैट्स द पॉइंट। इट कीप्स यू प्रोडक्टिव, इट कीप्स यू एनर्जेटिक एंड इट कीप्स यू हेल्दी, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये बताइएगा अहमद कि बहुत से लोग होते हैं वो जिम स्टार्ट तो करते हैं, लाइक मेरे भी फ्रेंड्स, और मैं अपना आपको खुद बताऊंगा कि मैंने भी स्टार्ट किया जिम, बट एक मंथ बाद डीमोटिवेट हो गया, सोचा कुछ नहीं हो रहा, कुछ देखने में नहीं आ रहा, ऐसे कोई मेरे बिल्ड नहीं बन रही। लोग डीमोटिवेट होकर ड्रॉप कर देते जिम जाना या एक्सरसाइज करना, हम इसको ऐसे रिफ्रेश कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या समझते हैं, क्या चीज़ होती है जो आप मोटिवेट रह सकते हैं उस चीज़ को फॉलो कर कर? इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है साथ, क्योंकि मुझसे 90% ऑफ पीपल यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि आई हैव बिन थ्रू दिस, ये सबके साथ होता है। तो पहली चीज़ में समझने की बात ये है कि
नेवर ट्राई टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन इज जस्ट अ फीलिंग। जैसे हम लोग कभी खुश होते हैं, कभी हम लोग सैड होते हैं, सही है, कभी हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कभी हम लोग लो एनर्जेटिक होते हैं। तो मोटिवेशन इज जस्ट लाइक एनर्जी, वो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। अब अगर आप अपनी लाइफ मोटिवेशन पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप कोई काम कर सकेंगे। तो मोटिवेशन पहली बात है, उसका फैक्टर निकाल देंगे, आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए। मैं जो पर्सनल एक अप्रोच लेता हूँ वो ये होती है मेरी मोस्टली कि यू नीड टू वर्क आउट टू बी मोटिवेटेड। तो मैं वर्कआउट करता हूं तो मेरे अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग, नाउ आई एम लुकिंग इन अ बेटर वे, मुझे और आगे जाना है और किस तरह एक्सप्रेस करना है। क्योंकि होता ये है कि मैं जस्ट लाइक आई सेड कि मोटिवेशन इज लाइक मूड, सही है। तो देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड ड्राइव। तो ड्राइव इज लाइक आपकी चाहत कुछ बनने की। जब मेरे पास कोई विजन होता है, मुझे किसी तरह दिखना है, तो इट हैज अ ग्रेविटी पुल, इट पुल्स यू टुवर्ड्स इट। लाइक आपको पता है कि मुझे आज से 3 महीने बाद ऐसा दिखना है, ऐसा करना है, ये चीज अचीव करनी है, तो आप उसकी तरफ खुद ही चले जाते हो। आपको उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आप खुद उठते हो और जिम जाते हो कि हाँ यार मुझे ये अचीव करना है। तो आई वुड से पुट ड्राइव ओवर मोटिवेशन, अपनी चाहत को मोटिवेशन के ऊपर रखें एंड नेवर ट्राई टू बी मोटिवेटेड टू गो टू वर्कआउट। जस्ट थिंक लाइक दैट कि मुझे वर्कआउट करना है तो मैं मोटिवेटेड होऊंगा। अहमद, इस चीज़ में एक और चीज़ ऐड करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी को देखकर, लाइक मैं किसी की बात करूँ तो वो ऐसा सोचते हैं कि लाइक हम बहुत ज़्यादा पतले हैं, हम अच्छी बिल्ड नहीं बना सकते, हमारा पोस्चर ही ऐसा नहीं है, लाइक हम बने ही ऐसे नहीं है हमारी बॉडी कि हम इसको बेटर शेप में ला सकें। तो आप ऐसा समझते हैं कि ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो बेटर शेप में नहीं आ सकती, या हर बॉडी पर अगर वर्क किया जाए तो वो एक टाइम पर आकर बेटर शेप में आ सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था साद। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो लिमिटेशन टू द ह्यूमन स्पिरिट एंड व्हाट ह्यूमन बॉडी कैन अचीव। सही है, पुटिंग लिमिटेशंस के मैं ऐसा लगता हूं तो ऐसा नहीं बनूंगा इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट। तो मैं ये बोलता हूं कि लाइक यू कैन ऑलवेज प्रोग्रेस, यू कैन ऑलवेज प्रोग्रेस। देयर आर रिमार्केबल लाइक हिस्टोरिक मोमेंट्स एंड हमारे पास इवेंट्स हैं जो कि हम लोग जिनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो देखें, मैंने फिर वही बात बोली कि जस्ट टू लुक अ सर्टेन वे इज नॉट अ गुड पॉइंट टू जज योरसेल्फ या फिर कोई अपना गोल बनाना। What a better way is कि मेजर योर प्रोग्रेस, कि मैं प्रोग्रेस किस तरह कर रहा हूँ। मैं बहुत दुबला दिखता हूँ तो मैं अगर 2 महीने बाद थोड़ा सा कम दुबला हो गया तो दैट इज प्रोग्रेस, मैंने प्रोग्रेस किया है, आई गेन्ड सम वेट, मैंने अपना गोल पूरा कर लिया। सही है, तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ मेजरिंग योर अचीवमेंट्स एंड योर प्रोग्रेस। तो जस्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा लगने शुरू हो जाऊंगा या इसको देख के हो गए, ठीक है, उससे मोटिवेट होना, उसको देख के उसको इंस्पिरेशन बनाना इज रियली गुड, बट खुद वो बनना इज नॉट रियली अ गुड आइडिया। तो नेवर चेज परफेक्शन, चेज प्रोग्रेस, दैट्स माय थिंग। अच्छा, एक्सरसाइज रनिंग, अगर मैं कहूँ कि रनिंग कर रहे हैं आप या जॉगिंग कर रहे हैं या स्केपिंग आपने कहा कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है या इसके अलावा वो जो आप बता रहे थे जी पुशअप्स भी करने हैं तो ये भी करना है या ऐसे भी बैठना है, ये सब अगर एक शख्स सिर्फ रनिंग कर रहा है तो कंप्लीट एक्सरसाइज का उसने टाइम निकाल लिया? देखिए, सारी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हैं, आप जो एंजॉय करते हैं आप करें, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गोइंग आउट देयर एंड बीइंग एक्टिव। जिस तरह भी अच्छा लगे, आपको योगा अच्छा लगता है आप योगा करें, आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग अच्छी लगती है आप स्ट्रेचिंग करें, आपको हाई इंटेंसिटी रनिंग अच्छी लगती है आप रनिंग करें, बिकॉज देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ एथलीट्स इन फ्रंट ऑफ अस। वो हर तरीके से अपने अपने तरीके से ट्रेन करते हैं, फुटबॉलर्स अलग ट्रेन करते हैं, एथलीट्स अलग ट्रेन करते हैं, बॉडी बिल्डर्स अलग ट्रेन करते हैं। बट स्टिल मैंने एक परफेक्ट वो बता दिया कि इफ यू वांट टू जस्ट एंजॉय योर वर्कआउट्स, लुक गुड, तो ट्राई के आप रनिंग भी करो, उसके बाद पावर मूवमेंट्स भी करो। अगर आपको पावर मूवमेंट्स अच्छी नहीं लग रही तो थोड़ी सी कम कर लो, सही है, रनिंग ज्यादा कर लो। अगर आपको रनिंग बुरी लगती है, कुछ लोगों को, मुझे बहुत बुरी लगती थी शुरू में, तो उसी तरह आप रनिंग कम कर लो, पावर मूवमेंट ज्यादा कर लो। तो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग एक्टिव। अहमद, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपका एक्सरसाइज या बॉडी लिफ्टिंग या इन चीज़ों का मशगला है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लाइक कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि इसको कम कॉस्ट में भी किया जा सकता है या काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें लाइक चिकन इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल था ये, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसके हायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे चले जाते हैं तो थिंग्स गेट एक्सपेंसिव। लाइक जो भी आपके न्यूट्रिशन हो गया, डाइट पे देयर लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत आगे चला जाता है। जिम की फीस है, इफ यू आर वर्किंग आउट विद अ ट्रेनर उसकी फीस है। बट देन अगेन आई स्टार्टेड आउट विद नथिंग, सही है ना। मैंने घर पे शुरू किया, वही मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि घर पे शुरू करें विद घर की डाइट, घर का खाना एंड घर की चीजें, तो दैट इज द बेस्ट वे। देन अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, यू नीड टू ऐड अप थिंग्स, तो हाईली आप अपना बजट देख के बढ़ा सकते हैं। तो द पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट आउट फ्रॉम होम, आपको मिनिमल बजट में काम करना आ जाता है, मिनिमल बजट में आपको मिनिमल रिसोर्सेज में आपको पता लग जाता है कि अपनी बॉडी को किस तरह फिट रखना है। ओके, आपने घर की बात की, तो आप ये बताइए घर पर कौन सी ऐसी आप डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं तो बेंच प्रेस हो गया, ऐसी डिफरेंट मशीन्स होती हैं। घर पर कौन सी चीज़ों से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक उसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं या वही जिम का सामान ही आप यूज़ कर लेते हैं, क्या होता है उसके बारे में बताइए। देखिए, घर में पहली बात तो अगर आप जो है कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे स्किपिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई। मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है रनिंग एट अ प्लेस, जिसमें आप एक ही जगह खड़े हुए हाई नीज रनिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी जगह नहीं चाहिए। लाइक आपको बिल्कुल 1 मीटर का स्पेस मिल जाए तो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। फिर आ गए आपकी पावर मूवमेंट्स, तो उसमें आप
स्क्वाट्स पुशअप्स वगैरह तो आप बगैर किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। लाइक अब आपको थोड़े बहुत अगर आपको इक्विपमेंट्स यूज करने हैं तो आप एक पानी की बोतल भर लें फॉर इंस्टेंस, या एक सैंड बैग भर लें, या कोई भी बैग्स में। मेरे फेवरेट ये था, मैं अपने स्कूल बैग में सारी बुक्स रखता था अपनी मोटी मोटी जो होती थी, और फिर मैं उसको पीछे रख के स्क्वाट्स और पुशअप्स करता था। तो ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट तरीका था करने का उस वक्त, और उसी से मैं आर्म्स वगैरह भी करता था। तो दैट इज अ रियली कूल वे, आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रोग्रेस। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट तो बहुत लो प्राइसेस में आपको डंबल्स वगैरह मिल जाते हैं मार्केट से। इट्स रियली इजी टू गेट देम। ओके आप हम देखते हैं आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, हमने आपकी वीडियोस भी देखी, आप डिफरेंट बुक्स भी रेकमेंड करते हैं, मैंने आपके पेज पर देखा है। तो आप कौन सी बुक्स बताएंगे फिटनेस के बारे में, वो बुक्स आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, इस बुक्स को पढ़कर ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, उन बुक्स के बारे में भी बताइएगा। देखिए बुक्स तो मैं हर तरह की पढ़ता हूँ कि फिटनेस बुक बताना कोई वजह नहीं होगी, लेकिन मेरी लाइक सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट होता है उनमें। तो एक बुक मैंने जो अभी रिसेंटली पढ़ी है, इट्स नेम्ड द कंपाउंड इफेक्ट बाय डेरेन हार्डी। इट्स अ रियली गुड बुक, आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस। बेसिकली इट्स अ बुक दैट टेल्स अबाउट के हाउ कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन अवर लाइफ। कि लाइक हम लोग कुछ भी करें, भले से कम करें, लेकिन अगर हर दिन उसका 1% करें तो ओवर द इयर्स इट एड्स अप एज अ कंपाउंड इफेक्ट एंड इट क्रिएट्स बिग रिजल्ट्स इन टर्म्स। ओके आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो क्या एक्सरसाइज में, इस बॉडी बिल्डिंग में भी इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? लाइक अगर आप छोड़ देते हैं तो क्या आपकी बॉडी वेट लूज कर जाते हैं, क्या होता है इसमें? आप ये अच्छा, कंसिस्टेंसी इज नंबर 1 टिप फ्रॉम मी, मैं तो पहले ये बोलूंगा। एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अब कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आप हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट करें, अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी वर्कआउट कर रहे हैं अगर, लेकिन आप हर हफ्ते कर रहे हैं तो दैट इज कंसिस्टेंसी, सही ना? तो अपना स्केड्यूल मैनेज करके अपने हिसाब से कंसिस्टेंटी ढूंढे। बात ये कि यू डू वर्कआउट्स अलॉन्ग ऑफनली एज आपका स्केड्यूल आपको अलाउ कर रहा है। सेकेंडली जो सवाल आपने पूछा कि मैं अगर छोड़ दूंगा, मैं कंसिस्टेंट ना हूं तो मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होंगे? हाँ, इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट यू आर प्रोग्रेसिंग एंड आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जब आप छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा डिसलेरेट होते हो, आपकी बॉडी थोड़ा सा पुश बैक होती है। एंड जो आप प्रोग्रेस बना रहे थे, पहली बात तो वो प्रोग्रेस रुक जाती है। एंड देन अगर आप और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो तो आपकी बॉडी थोड़ा सा लाइक इलास्टिसिटी वो थोड़ा सा पुश बैक करना शुरू कर देती है। लेकिन द गुड न्यूज इज जैसे ही आप वापस से जिम जाते हो, वापस से वर्कआउट करना शुरू करते हो, योर बॉडी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि वो वापस उस पॉइंट पर आ जाती है बहुत जल्दी जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा था। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मसल मेमोरी। तो इफ यू एवर लीव इट या कोई मसला हो गया जिंदगी में, कोई वरी करने की बात नहीं है, इट कम्स बैक वेरी क्विक। हफ्ते में कितने दिन रिक्वायर्ड है कि आप एक्सरसाइज करें तो कंप्लीट है आपका वीक? 3 दिन, 2 दिन या 7 दिन? देखें मैं बोलता हूँ 3 दिन इज रियली गुड, इट्स लाइक अ वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि हम लोग सब बहुत वर्किंग लाइफ गुजारते हैं, जॉब्स होती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी। तो अगर आप 3 दिन भी ढूंढ रहे हैं हर हफ्ते में वर्कआउट करने के लिए, इट्स अमेजिंग, सही है। और लाइक अपर लिमिट वुड बी 5 days, इससे ज्यादा वुड बी टू मच, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बहुत अंडर स्ट्रेस पुट कर रहे होंगे। तो 3 to 5 days इज वेरी स्वीट स्पॉट, एनीथिंग यू कैन फाइंड बिटवीन दैट इज गुड। सही, ठीक हो गया। 3 to 5 days आपने कहा कि इनफ होती है। अच्छा, ये जो आपने बताया 3 to 5 days, ये उन लोगों के लिए जिनको एक होता है ना, मुझे हमारे दिमाग में एक्सरसाइज को लेके 2 सवाल उठते हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, ख़वातीन के दिमाग में आता है कि उन्होंने दुबले होना है, और मर्द हजरात के दिमाग में ये आता है कि उन्होंने कोई बॉडी बिल्डर नजर आना है ना। तो दोनों ही मेरे ख्याल चीज़ें गलत हैं। ना आपको स्लिम होने के लिए एक्सरसाइज करनी है, ना आपको बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है। असल में हमें एक्सरसाइज करनी है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, कि वो 7 दिन मेंटेन रहे। तो ये जो आपने दिन बताया, ये मर्द हजरात और खवातीन हजरात दोनों के लिए 3 दिन काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी तरह का भी वर्कआउट कर रहे हो, आपको प्रोग्रेस के लिए बताया मैंने, ये आपको किसी तरह दिखने के लिए नहीं बताया, सही है। ये एक प्रोग्रेस के लिए बताया कि अगर आप अपनी प्रोग्रेस नोट करना चाह रहे हैं, आप बेहतर होना चाह रहे हैं दिन ब दिन, तो 3 दिन हफ्ते में आर मोर देन इनफ। 3 से 4 दिन आर मोर देन इनफ। और ये जो आता है कि आप 4 दिन ये वाली एक्सरसाइज करें, 6 दिन ये वाली एक्सरसाइज करें, 10 दिन ये वाली एक्सरसाइज करें, तो गारंटी आप बहुत पतले होने वाले हैं, या गारंटी आप ज़बरदस्त किस्म के बॉडी बिल्डर बनने वाले हैं। और लोग लग जाते हैं पागलों की तरह उसमें। मेरे अपने जानने वाले मैंने देखा है, बड़ी सख्त एक्सरसाइज आती हैं और उनको कहा जाता है कि जी 6 दिन करें या 8 दिन करें, उसके बाद तो रिजल्ट, वो जो बाबा नहीं होते वो वाले रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये क्या है? देखिए, ये बात तो मुझे भी बड़ी अट्रैक्ट करती थी शुरू में, और अभी भी करती है, लेकिन मुझे आज तक कोई मिला नहीं ऐसा जिसने इस तरह कोई बड़ा हेल्दी हो गया या फिट हो गया, बॉडी बना लियो। मैं आज तक जिस भी बड़े बॉडी बिल्डर या अपने सीनियर से मिलता हूँ या जूनियर से मिलता हूँ जिन्होंने प्रोग्रेस की है, वो यही बोलते हैं कि मैं सालों से कर रहा आ रहा हूँ, मेहनत करी है मैंने, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैंने अपनी डाइट ली है, मैंने सब कुछ, मैंने वो चीजें सुनी है सारी जो कि साइंस बेस्ड थी। तो मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला। अगर मिल जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ ऐसा कोई शॉर्टकट। सेम हियर, हमें भी जरूर बताइएगा। ओके, बहुत ये सारी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, और इससे मुझे लगता है अब मैं मोटिवेट इतना हो गया हूँ कि अब मैं भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने की तरफ जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, आपने हमें वक्त दिया, काफ़ी अच्छी अच्छी बातों से हमें आगाह किया। तो
ये बताइएगा सर, आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं अहमद से? आप कौन मैंने- सी एक्सरसाइज अब करने जा रही हैं? न्यूट्रिशन मैंने बेस्ड क्या एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या करने जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, रनिंग उन्होंने कहा बिल्कुल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, तो रनिंग मुझे क्योंकि बहुत बड़ा पसंद है, तो मेरे लिए सबसे इजी एक्सरसाइज यही है कि आपको ना जिम जाना पड़े, ना अलग से टाइम निकालना पड़े, घर में थोड़ी सी देर थोड़ी सी जगह में, जैसे कि बात कर रहे थे अहमद भी, कि आप थोड़ी सी स्पेस में कर सकते हैं और मज़े से कर सकते हैं, इंजॉय करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, वो जो एक दिमाग में चीज़ बैठी हुई थी कि 6 दिन करेंगे तो 6 किलो वजन गिर जाएगा वो आज क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए बेहतरीन काम करने पड़ते हैं, और बेहतरीन काम हम और भी करेंगे। ब्रेक के बाद आकर आपको और भी बेहतरीन चीज़ें बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इवनिंग डिलाइट में एक बार फिर से खुशामदीद। आप इवनिंग डिलाइट देख रहे हैं और इस वक्त हम बहुत सारी बातें, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हमने मौसम पर बात की, हमने फैशन पर बात की, हमने हेल्थ पर बात की। जब हमने हेल्थ पर बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जिस्मानी सेहत से कहीं ज़्यादा अगर किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंट है तो वो आपकी दिमागी सेहत की, आपकी मेंटली आपको हेल्दी होना, मुझे लगता है आपकी बॉडी हेल्दी होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सेहतमंद है तो फिर आपका जिस्म भी सेहतमंद है और फिर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा है साहब? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमने जो फिटनेस पर बात की है, सारी बात इसलिए की क्योंकि ईद आने वाली है। ईद पर बहुत सारे मुरगन ग़िज़ाएँ खाई जाएंगी जो लोग खाएंगे और काफ़ी ज़्यादा खाएंगे, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा फिटनेस मुतासर हो सकती है। ईद की एक और वजह ये है, काफ़ी लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, मार्केट्स में रश लगा हुआ है, तो उसकी वजह से कोरोना वायरस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज, जो मास्टर इन न्यूरोमस्कुलर हैं, सितारे पाकिस्तान भी हैं और काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेबिनार्स में भी अपनी अपनी राय से आगाह कर चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, वैक्सीन आ चुकी है लेकिन अभी भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोगों में अभी भी शको शुबहात पाए जा रहे हैं वैक्सीन से मुताल्लिक कि इससे 2 साल में मर जाएंगे। ऐसी कोई बहुत सारी व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं जो ऐसी बातें फैला रही हैं। आप क्या समझती हैं, ऐसे कोई आफ्टर इफेक्ट्स हैं और क्या लोगों को बचना चाहिए वैक्सीन से? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और दूसरी चीज़, आपने अभी स्टार्टिंग में एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोल रहे थे कि मेंटल हेल्थ का भी ताल्लुक़ है, जहन का भी। बिल्कुल, अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, बहुत काम आएगा इसमें। कोरोना वायरस की जो हम लोग जहन में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इससे और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हेल्दी पर्सन हम समझते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, बुखार नज़ला दर्द नहीं है तो हम हेल्दी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की डेफिनेशन क्या देती है आप सोचें। हेल्थ इट्स अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़। यानी कि अगर आप बीमार नहीं हैं लेकिन इसके अलावा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल, ये चारों हेल्थ अगर आपकी ठीक है तब एक आप हेल्दी पर्सन है। तो नॉर्मली हेल्थ की डेफिनेशन ही यही है कि आप मेंटल हेल्थ भी आपकी ठीक हो, फिजिकल भी, सोशल यानी लोगों से उठना बैठना किस तरह है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हेल्थ की डेफिनेशन में ही आती हैं। बाकी आपने जो कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछा, बिल्कुल ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये लैक ऑफ नॉलेज है। क्योंकि अगर सोर्सेज की बात की जाए, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सही करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि अब जो चीज़ आप समझना ना चाहें या आप उसको देख के ना सीखें और लोगों की गलत बातें जो आम दुनिया में हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं, हम उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय इसके कि जो ऑथेंटिक जो लोग हैं। अब हमारे पास भी अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमें बैक में पेन तो है लेकिन मेरी दोस्त कह रही थी, मेरी अम्मी कह रही थी कि ऐसा है कि हम ये कर लें। अब भाई देखें, जो इंसान उससे कंसर्न्ड है, जो उस फील्ड का है, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, तो आप उस बात के ऊपर सही से जो है वो अमल करें। अब जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का है, लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। देखें, एक्चुअली वैक्सीन होती क्या है, कोई भी वायरस है उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन का मकसद ये होता है कि ये हमारे जिस्म में मदाफ़ती सिस्टम, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, यानी वो हमारी बॉडी की पुलिस होती है। वो क्या करती है, अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी बॉडी को लड़ने के लिए उसके खिलाफ तैयार करती है। वैक्सीन का काम ये होता है कि वो आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। अब जिस तरह से आप देखें, इन्फ्लुएंजा की है, मम्स की है, रुबेला है, टाइफाइड है, इन सब की वैक्सीनेशन होती है। तो इस वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 100% जो है वो सेफ हो गए। उसमें ये होता है कि 70 to 80% जो है वो सेफ्टी होती है, उसके बाद आपने एहतियात करनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इसमें
में भी यही है कि आप 80% 70% अगर आप सेफ हो जाते हैं तो उसके साथ साथ आप ये ना समझें कि आप 100% हर वैक्सीन में ये होता है, हर मेडिसिन में ये होता है कि उसका जो है वो एफिकेसी जो है वो अगर 70 to 80% है, बाकी 20% जो है वो आपको एहतियात करनी होती है और आपको उसके बारे में मालूमात रखनी चाहिए। तो यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन लगा दी तो वैक्सीन के बाद जो है वो हम पूरे 100% क्यों नहीं सेफ हो रहे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला जो है सवाल मेरे भी दिमाग में ये था और कॉमन पीपल के यही है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लगानी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं डॉक्टर साहिबा, आपको भी पता है, और यहाँ पर जो एक मेंटल स्टेट है लोगों का कि कोई भी वबा जब आती है तो हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये वबा है और इससे एहतियाती तदाबीर करनी है, कोई इंजेक्शन आपने लगवाना है, मेडिकेशन करनी है, डॉक्टर की तरफ जाना है। हम पहले चलते हैं उन्हीं चीज़ों पर, जैसे कि आप बता रही थी कि एक खातून आई, कमर में दर्द है, लेकिन वो आपकी बात कम मान रही थी, बल्कि वो ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, यूँ नहीं ऐसे कर लेंगे। ये वाले जो ख्यालात वाले लोग हैं जिनको अगर आप जाकर ये समझाएं कि जी आप कोरोना की वैक्सीन लगवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी अपनी सेफ्टी है, आपके घर वालों की हिफाजत है इसमें, और उनका जवाब आगे से जब ये आता है कि जी मौत तो आनी है कोई भी बहाना बन जाता है, ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करती हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये खाली कोरोना के लिए नहीं बल्कि काफ़ी बीमारियां हमारे पास तो इंटरेक्शन होता है पेशेंट्स के साथ। अक्सर पेशेंट्स को जिनको हम एहतियात बताते हैं वो कहते हैं जितनी ज़िंदगी है वो तो अल्लाह ने लिखी है, लेकिन आप ये देखें अल्लाह ताला ने भी ये जान हमारी अमानत रखी है। हमारे अपने इस्लाम में ये है कि कहीं पर भी अगर वबा फैली हो आप उस जगह ना जाएँ, और अगर आप उस जगह पर हैं तो उस जगह को ना छोड़ें। तो ये तो हमारा इस्लाम कहता है। जो बीइंग अ मुस्लिम भी हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह की दी हुई एक अमानत है उसकी हिफाजत करनी है। और आपको पता है अमानत की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। ये मकसद, ये वो चीज़ है जिसके बारे में आपसे पूछगछ की जाएगी। अमानत का मतलब किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई है, तो अल्लाह पाक ने जब आपको ये अमानत दी है तो आपको रोज़े जज़ा आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि ए बंदे, जब तुझे मैंने सब चीज़ें दी, अकल दी, दिमाग दिया और सारी सहूलियात दी, तो ये तो हमारे अपनी गलती है कि अगर हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरा ये है कि इन लोगों को डील करने का तरीका ये है कि अब तो देखें गवर्नमेंट भी डिफरेंट लेवल पे काम कर रही है, हम सब लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, और मतलब अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको भी। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है लोग ये कहते हैं कि हमें जो पेशेंट्स को बताना होता है हम सिर्फ उनको एक चीज़ बता रहे होते हैं, कोरोना वायरस। अगर हम उसके नुकसानात उन पेशेंट्स को बताएं या लोगों को बताएं कि कोरोना वायरस अगर होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, आपको क्लॉटिंग हो सकती है, आप मतलब आप अपने किसी बहुत प्यारे को खो सकते हैं। हमें उनको चाहिए कि उनको अवेयरनेस दें किस तरह से आईसीयू में, किस तरह से उनको वेंटिलेटर पे किस तकलीफ के मरहले से गुजरना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उन्हें प्यार के साथ थोड़ी सज़ा भी दी जाती है, मकसद उन्हें डराया जाता है। जो इंसान अपने लिए ना डरे, जो लोग ये कहते हैं ना ज़िंदगी जितनी है उतनी, वो अपने लिए नहीं डरते। लेकिन अगर हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, जब हमने उन लोगों को ये बताया कि इस तरह से आपके बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आपके बूढ़े जितने हैं उनका इम्यून सिस्टम, या जो स्मोकर्स हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो ये सब आपके जो प्यारे हैं आपसे दूर हो सकते हैं आपकी बेपरवाही की वजह से। तो फिर काफ़ी हद तक लोगों को समझ आया। अभी आप ये देखें वैक्सीनेशन सेंटर में इतना रश है, पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब वैक्सीन भी कम पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक तो मरहला ये है कि आपने कन्विंस कर लिया, उनको काउंसलिंग कर ली और उनको इस स्टेज पर ले आए कि अब वो तैयार हो चुके हैं कि जी ठीक है वैक्सीन हम करवा लेंगे। अब एक और परेशानी आ जाती है कि वैक्सीन कौन सी करानी है, वो क्या करें? हाँ, उसके लिए ये है कि देखें बहुत सारे डॉक्टर्स डिफरेंट टीवी चैनल्स पे मेरे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने भी लोगों को अवेयरनेस दी है, और यहाँ पर भी कि देखें कोई भी वैक्सीन हो, जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन का काम क्या है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। कोई सी भी वैक्सीन अगर मार्केट में आती है इसका मतलब वो रिसर्च बेस्ड है। वैक्सीन कभी भी मार्केट में ऐसे नहीं आती, पूरी रिसर्च होती है। अब जिस तरह से डिफरेंट पेन किलर्स आती हैं, एक पेन किलर नहीं, ये डिफरेंट पेन किलर्स हैं, जिस कंपनी की होती है उस नाम से वो आती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी
थोड़ी होता है कि एक पेन किलर इफेक्टिव है, दूसरी पेन किलर इफेक्टिव नहीं है। आप लोगों ने अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। कोई सी भी वैक्सीन अगर आपको अवेलेबल है आप उसको लगाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रहे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अब देखें WHO ने भी जैसे चाइनीज़ वैक्सीन को जो है वो उसने अप्रूव किया है, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो WHO की रिकमेंड की हुई चाइनीज़ वैक्सीन को भी नहीं मान रहे। अब जब हमें मजबूरी है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं या जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं, अब जहाँ जिस कंट्री ने ये सोच लिया है कि उसने ये वैक्सीन नहीं एक्सेप्ट करनी, तो फिर हमें मजबूरी है कि हमें उन लोगों की जो रिकमेंडेड वैक्सीन है वो लगवानी है। ये तो फिर उन लोगों की मजबूरी है जो इन इलाकों में जाके जॉब कर रहे हैं, जो इन कंट्रीज़ में। तो बाकी लोगों को ये चाहिए कि वो तो उनकी जो है रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो पर्टिकुलर वैक्सीन वो मांग रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनको चाहिए कोई सी भी वैक्सीन आपके लिए अवेलेबल है, वो सेम एफिकेसी है और सेम इफेक्टिवनेस है। सर ये बताइएगा, बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं कि हम फिर हम वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। वो पहली बात ये करते हैं कि हम 10 लोगों का हवाला दे देते हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और उनको फिर से कोरोना वायरस हो गया। तो क्या समझती हैं ऐसा हो रहा है और क्या हम कोरोना वायरस को एक न्यू नॉर्मल मान लें? हाँ, इसके आंसर हैं। एक तो ये कि वो लोग जिन्हें कोरोना हुआ वैक्सीन लगा के, उसमें एक तो ये होती है पॉसिबिलिटी, जैसे कुछ लोगों ने 1 डोज लगाया, 1 डोज लगाने के बाद जब हम सेकंड डोज लगता है तो सेकंड डोज लगने के भी 15 दिन के बाद यानी 2 से 3 हफ्ते के बाद आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब तक आप इस खतरे में होते हैं, चाहे आपने दोनों डोज भी लगवा लिए हैं, तो उसके बाद 15 डेज लगते हैं एंटीबॉडीज़ बनने में। एंटीबॉडीज़ वो मतलब जो पुलिस तैयार कर रहे होते हैं हम कोरोना वायरस के खिलाफ बॉडी में, उसको डेवलप होने में 2 हफ्ते सेकंड डोज के बाद भी लगते हैं। तो जब तक आपका सेकंड डोज नहीं लग जाता, अगर इस ड्यूरेशन में आपको अगर हो जाता है कोरोना वायरस दोबारा, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका इम्यून सिस्टम, अभी आप उस टाइम पीरियड में है जिसमें आप खतरे में। एक तो ये वजह होती है और लोग बददिल हो जाते हैं, शायद हमें कोरोना वायरस हो गया वैक्सीन। तो एक तो उनकी गलतफहमी ये है कि पहले डोज के बाद आप सेफ नहीं होते, दूसरे डोज के बाद भी आप सेफ नहीं होते जब तक 2 से 3 हफ्ते ना गुजर जाएं। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि अगर चलें आपने दोनों डोज भी लगा लिए और आपके 2 हफ्ते भी गुजर गए, उसके बाद भी अगर आपको हो गया कोरोना वायरस, तो उसमें ये होता है कि अगर आपका जैसे अगर आपको बगैर वैक्सीन के जो है बगैर वैक्सीनेशन के कोरोना वायरस होता है, तो वो आपके लंग्स को, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी हमारे सांस के जो पूरा हमारा सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो ये आपके पूरे लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा। पूरे लंग्स जो हैं वो पूरे लंग्स आपके इफेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है और आपको दोबारा कोरोना वायरस इफेक्ट भी करता है, तो पूरे लंग्स कोलैप्स होने के, इन्फेक्टेड होने के बजाय वो सिर्फ सेंट्रल पॉइंट, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लंग्स का 5 to 10% भी, बल्कि मैं ज़्यादा कह रही हूँ 5% जो है वो आपका इफेक्ट करेगा। यानी वो इतना ख़तरनाक नहीं होगा, अगर हुआ भी तो आपकी जानलेवा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, हमने जाना कि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं कंट्री के अंदर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे मजीद बीमारियां आप में आ सकती है। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कोरोना वैक्सीन में, आप कोई सी भी कोरोना वैक्सीन लगवाएं तो उतनी वो अफादियत साबित होगी, वही चीज़ करेगी। जी आप कुछ बताना चाहें इस बारे में? बस मेरा ख्याल है अब इजाज़त का वक्त है और जाते जाते एक अच्छा सा लेसन डॉक्टर साहिबा ने भी दे दिया और हम भी अपने नाज़रीन को देंगे कि कोरोना को इतना हल्का ना लें जितना हल्का अब तक लोग ले रहे हैं, क्योंकि एक और ख़तरनाक लहर भी आ चुकी है। इसके अलावा सेहत से मुताल्लिक जितनी बातें हमने मेरे ख्याल है 2 घंटे की हैं, नाज़रीन ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा। आज हमने फ़िटनेस पर भी बात कर ली, हमने एक्सरसाइज कितनी करनी है उस पर भी बात कर ली, ईद पर फैशन क्या आने वाला है और साथ कुर्ते पे कढ़ाई करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आज ये मेरे ख्याल है ईद पे देखेंगे तो पता चलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें नाज़रीन, आप इंशाल्लाह मैं स्टोन लगवाऊंगा उसमें और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान साद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।